जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेकिंग क्लासेस। जैसे कि अब आपका एग्जाम बहुत पास है तो हमने यही डिसाइड किया कि हम रोज शाम को एक सेशन लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लाएंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आज जीके इंडिया के क्वेश्चन लाएं। इसी तरह नेक्स्ट सेशन में, कल का सेशन हम मैथ्स के लिए रख लेते हैं जिसमें हम क्वांट कवर करेंगे। देन इसी तरह रीजनिंग का सेशन लेंगे। इसी तरह हम जो है जीके जो जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, देन इंग्लिश और कंप्यूटर के पोर्शन में हर दिन एक एक शाम को इस तरह से हम सेशन लेंगे। ठीक है। सो आज जीके इंडिया के टॉपिक्स हैं, बट आई हाईली रिकमेंड यू ऑल पहले आप इन क्वेश्चंस के खुद आंसर करो, क्योंकि जस्ट मैं आंसर नहीं बताऊंगा, उसके साथ मैं कंसेप्ट भी रिवाइज करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें। बट आप पहले खुद क्वेश्चंस को ट्राई करना। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हुई हैं और उनके लीडर्स के करस्पॉन्डिंग हमें बताना है कौन से पेयर जो है, इनमें से कौन कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, हमें ये चीज बतानी है। ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये महात्मा गांधी ने लाई थी। देन ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सज्जनानंद सरस्वती, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ईवी रामास्वामी नायकर। तो पहले आप खुद ट्राई करो इन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। तो पहली जो ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग है, ये बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने ही इसको जो है लॉन्च किया था। बाद में इसी का नाम जो है, बाद में इसका नाम पड़ा था हरिजन सेवक संघ। ठीक है, सेवक संघ। तो आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सज्जनानंद सरस्वती, ये इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे 1936 में जब ये बनी थी। फिर ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी, 1925 का ये टाइम था। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। इस मूवमेंट के तहत ईवी रामास्वामी नायकर ने जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट आवाज रेज करी थी, कास्ट हायरार्की के कंसेप्ट के अगेंस्ट जो है आवाज रेज करी थी, और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है। यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो किसने स्टार्ट करी। अभी जो रिसेंट जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हुए वहां से क्वेश्चन आए। जैसे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद करवा देता हूं। जैसे राजा राम मोहन राय जी ने, राजा राम मोहन राय जी के बारे में सबको पता है, इन्होंने सबसे पहले आत्मीय सभा बनाई थी। क्या बनाई थी? आत्मीय सभा। कब बनाई थी ये? 1814 में। ठीक है। आत्मीय सभा की इन्होंने फॉर्मेशन करी। बाद में इसी का नाम इन्होंने क्या रखा? ब्रह्मो सभा। ठीक है, ब्रह्मो सभा। कब रखा ब्रह्मो सभा? 1828 में। ठीक है। और इसी का नाम बाद में जाकर ब्रह्मो समाज पड़ गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसी के अगेंस्ट एक धर्म सभा स्टार्ट हुई थी, ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट एक धर्म सभा स्टार्ट हुई थी। किसने स्टार्ट की थी? राधाकांत देव ने। ये कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने बता दिया। फिर अब उसके बाद सिर्फ राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज तो बना दिया। ठीक है, ब्रह्मो समाज बन गया 1820। बट उसके बाद बहुत सारे इसमें पर्सनैलिटीज ऐड होते रहे। ठीक है, जैसे दबिंदर नाथ टैगोर। और अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने इनके बारे में पूछा था। तो दबिंदर नाथ टैगोर जो थे, इन्होंने ही बेसिकली एक तत्वबोधिनी सभा बनाई थी और ये तत्वबोधिनी पत्रिका भी रिलीज करते थे। ठीक है। इन्होंने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया और बाद में इन्होंने आदि ब्रह्मो समाज जो है बनाया था। इसके बाद जो है केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। केशव चंद्र सेन के टाइम में जो ब्रह्मो समाज था वो आगे जाके टूट गया और केशव चंद्र सेन ने एक अलग ब्रह्मो समाज के अंदर ही डिवीजन बनाई जिसको बोला गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये ब्रह्मो समाज कुछ हिस्ट्री और इसके बारे में क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने डायरेक्टली पूछे। क्या? राजा राम मोहन राय सबसे पहले आत्मीय सभा 1814, बाद में इसका नाम ब्रह्मो सभा पड़ा। देन उसके बाद जो है इसका नाम ब्रह्मो समाज पड़ा। दबिंद्रनाथ टैगोर ने इसको ज्वाइन किया। दबिंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका भी बनाई और बाद में आदि ब्रह्मो समाज बनाया। और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाई। यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए आपके। ठीक है। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनके बारे में पूछा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको पूछा जाएगा कि बेसिकली आर्य समाज जो है वो किसने बनाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाया था। ठीक है। इनकी जो एक राइटिंग थी सत्यार्थ प्रकाश, द ट्रू एक्सपोजिशन, उसके बारे में पूछा, वो भी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट लाई थी। ठीक है। और बैक टू द वेदास का नारा भी इन्होंने दिया था। ठीक है। इसी तरह स्वामी जो है विवेकानंदा जी, उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी बेलूर में, रामकृष्ण मिशन वगैरह लाने में 1897 में इनका बहुत रोल है। उसी तरह प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पंडुरंग। ठीक है। प्रार्थना समाज के लिए आत्माराम पंडुरंग का नाम, देखो ये मैं अब रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ये चीजें तुमने पढ़ी हैं बट तुम्हारे दिमाग में ये अगर नाम नहीं याद आ रहे हैं तो दिक्कत है, तो इसलिए ये देख लेना एक बार। ठीक है। फिर प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंगा। फिर एमजी रनाडे थे, उन्हें पूर्ण जो सार्वजनिक सभा, पूना की सार्वजनिक सभा उन्होंने बनाया, एमजी रनाडे ने। ठीक है। सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल किया। और इनका एक न्यूज़पेपर था इंदु प्रकाश। किसका? एमजी रनाडे का। तो एमजी रनाडे का जो न्यूज़पेपर था बेसिकली इंदु प्रकाश, इसके लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये भी याद कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं तुम्हें एग्जाम के लिए याद करवा रहा हूँ। उसी तरह
कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकहितवादी किसको कहा जाता है। लोकहितवादी बोल जाता है गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख जो हैं, इन्हीं को बेसिकली, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, लोकहितवादी, ठीक है। ये बेसिकली प्रभाकर लिखते थे ना, उस प्रभाकर में वो किस नाम से लिखते थे, लोकहितवादी के। इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ से क्वेश्चन पे पूछा जाता है, ठीक है। एक फिर गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है, गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है, इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। गोपाल गणेश अगरकर जी जो हैं, इन्होंने बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये पहले एडिटर थे केसरी के, जो केसरी न्यूज़पेपर था ना बाल गंगाधर, उसके पहले एडिटर यही थे, ठीक है। और इनका अपना जो था वो था सुधारक। ये कौन सा न्यूज़पेपर, सुधारक। तो कौन सा न्यूज़पेपर किसका, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट की थी 1905 में, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। फिर श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, जिसको अरूवी पूरम मूवमेंट भी कहते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, अरूवी पूरम मूवमेंट, ठीक है। अरूवी पूरम मूवमेंट जो है बेसिकली, वो मूवमेंट जो है वो किसने लाई थी, तो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन जो है, उन्होंने ही बेसिकली ये मूवमेंट भी स्टार्ट की थी। इन सबको स्टार्ट करने वाले श्री नारायण गुरु है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देखो, इन क्वेश्चंस के लिए आपने एक बार मैंने पढ़ाया भी हुआ है, आपने बस इनको देखना। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो HP लवास्की एंड MS होल्कर ने की थी, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तुलसी राम जी ने राधा स्वामी मूवमेंट स्टार्ट करी थी, और एक इंपॉर्टेंट वोकालिगा संघ था, ठीक है, एंटी ब्राह्मण जो मूवमेंट है वो भी हुआ था, ठीक है। तो बस ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं वो याद करनी है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। देखो यहाँ पर आप सेशन लेने आए तो जस्ट क्वेश्चन के आंसर देखोगे, कुछ रिवाइज नहीं करोगे तो बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लग रहा है जहां से पेपर में प्रोबेबिलिटी है वो साथ में समझाता भी चलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपका, Which among the following were associated with the introduction रोतवारी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के टाइम में रोतवारी सिस्टम जो है वो इंडिया में किसने लाया था, ठीक है। रोतवारी सिस्टम को लाने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, उन्होंने रोतवारी सिस्टम लाया था। अलेक्जेंडर रीड थे, थॉमस मुनरो थे, ठीक है। तो बताओ, पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करो। देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी इन मूवमेंट्स के बारे में पता होगा तो आपको ये पता होगा जो परमानेंट सेटलमेंट है ना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई थी। कौन सी, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई थी। कब लाई थी ये आप सबको पता है। परमानेंट सेटलमेंट किसको बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम को। कब लाया था इन्होंने, 1793 में, ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाई थी। इस जमींदारी सिस्टम में यह था कि जमींदार जो होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। कौन करते हैं, जमींदार। और 10/3 जो है वो 10/11 हिस्सा जो है वो किसको दे देते, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो बाकी 1/11 बचेगा वो किसके पास जाता था, वो जाता था जमींदार के पास। ये कौन सा था, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। ये किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं 1793 में। बट अगर हम बात करें रियोतवारी सिस्टम की, ये क्वेश्चन में पूछा रियोतवारी सिस्टम अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने मिलकर लाया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 2 और 3। ये सिस्टम जो था ना, इसमें रोत बेसिकली पता है किसको बोलते हैं, रियोत का मतलब होता है इंडिविजुअल कल्टीवेटर, मतलब जो कल्टीवेट कर रहा है। तो इस सिस्टम में डायरेक्टली कल्टीवेटर से कर लेना था, मतलब रेवेन्यू जो है वो डायरेक्टली कल्टीवेटर से कलेक्ट होगा, ना कि बीच में जमींदार होंगे। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते थे बेसिकली रियोतवारी सिस्टम। तो ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। 18 सबसे ज्यादा जो है इसको जो है थॉमस मुनरो ने कहां पर इंट्रोड्यूस किया था, मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी ना वहां पर, इसमें सबसे ज्यादा यहाँ से कलेक्शन जो है की गई थी इस सिस्टम में, ठीक है। फिर इसी तरह एक महलवाड़ी सिस्टम भी था, तो आपको पेपर में उसके लिए पूछ सकता है महलवाड़ी सिस्टम। देखो, महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता है, महल किसको कहते थे, महल होता है एक गांव का, मान लो कोई हेड, ठीक है, ये गांव का ही बंदा होगा, तो वो क्या करता था, सबसे कलेक्ट करके तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। ऐसे सिस्टम को बोलते थे महलवाड़ी सिस्टम। तो इसमें पूछ सकता है कि ये किसने लाया था, होल्ट मैकेंजी, ये नाम याद कर लेना, होल्ट मैकेंजी, ठीक है। मैकेंजी जो है इसने ही महलवाड़ी सिस्टम जो है वो लाया था। इस सिस्टम में क्या होता था, लैंड रेवेन्यू जो है कल्टीवेट किया जाता था फार्मर से। विलेज हेडमैन उनसे कलेक्ट करता हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था ऑन बिहाफ ऑफ द होल विलेज। उस जो विलेज हेडमैन कलेक्ट करता है उसको बोलते थे महल, ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास 3 रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे ज्यादा चलते थे। सबसे पहला आ गया परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जमींदारी सिस्टम जिसे कहते हैं, इसमें जमींदार जो है वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। 10/11 ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, 1/11 हिस्सा खुद रख लेते थे। फिर जो है रियोतवारी सिस्टम, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो है, रियोत बोलते हैं इंडिविजुअल कल्टीवेटर को, डायरेक्टली वहां से जो है वो कर इकट्ठा कर लेते थे। फिर हमने देखा महलवाड़ी सिस्टम, ये महल्स जो है, महल्स कौन होते हैं, विलेज हेडमैन, वहां से जो है कलेक्शन होती थी। तो हॉल्ट मैकेंजी का नाम आप इसमें
याद रखोगे, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और तुमने इस क्वेश्चन को इजीली किया। अब ये क्वेश्चन जो है इजी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अब क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं ना पेपर में हिस्ट्री के, तो देखो ये 3 आपके इंसिडेंट है, आपको बताना कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था, ठीक है। आई होप आपने खुद कर लिया होगा। देखो सबसे पहली बात, क्विट इंडिया मूवमेंट सबको पता है, 8 अगस्त, ये तो डेट भी एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, 1942 में हुई थी हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली बोलो सितंबर से दिसंबर के महीने में 1931 में। रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटरी बहुत लेट हुई थी यार, ये तो मतलब इंडिपेंडेंस के पास हुई थी, ये हुई थी 1946 की बात है, ठीक है, 18 Feb 1946 में। क्या हुआ है, रॉयल इंडियन नेवी में जो म्यूटनी हुई थी, इसका ये रीजन था कि बेसिकली एक स्ट्राइक स्टार्ट होती है, किसमें स्टार्ट होती है, एक स्ट्राइक स्टार्ट होती है HMS तलवार में, ठीक है, एक शिप था HMS तलवार, ठीक है, कहां पर था, बॉम्बे में। उसमें एक बेसिकली एक स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती है कि मतलब अच्छा खाना दिसदार फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और ये पूरे इंडिया में एक स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है, रॉयल नेवी जो है वो, इंडियन नेवी जो है वो स्ट्राइक पे आ जाती है, इसको बोलते हैं म्यूटनी रॉयल इंडियन नेवी। ये कौन सा इंसिडेंट, 1946 का। आपको क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 पता ही है, और 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, तो इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर मार्क कर सकते हो, पहले थर्ड इंसिडेंट हुआ, देन सेकंड वाला, देन फर्स्ट वाला, ठीक है। जिस तरह के जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछ रहा है अब रिसेंट ट्रेंड में, वो यही क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था। अब आप मुझे बताओ, ये आपके जेकेएसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछ है ना, और ये तीनों क्वेश्चन मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स में से उठाए, ठीक है, पुराने प्रीलिम्स में से ये तीनों क्वेश्चन उठाए, तो मतलब आपने इस तरह के क्वेश्चन करने, आपको पीवाईक्यूज यूपीएससी वाले प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी आपके पास 4-5 दिन है, आप उनको देख सकते हो थोड़ा सा, 2020, 21, 22 के पेपर में से क्वेश्चन उठा के इन्होंने डायरेक्टली डाला, और मैंने भी वही क्वेश्चन लाए यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको चीजें रिवाइज हो चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है बेसिकली किसको किससे सेपरेट करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन, तो भाई एक आधा सिंपल भी तुम्हारे लिए रखना है, तो तुम बोलोगे सर पागल ही करोगे, ठीक है। तो देखो 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। किसको सेपरेट करता है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। थोड़ा बहुत आपको अंडमान निकोबार की जो फिजियोग्राफी है उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सबसे ऊपर वी हैव नॉर्थ अंडमान, ठीक है, ये अच्छे से समझ लो, नॉर्थ अंडमान। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉर्थ के बाद वी हैव नॉर्थ के बाद मिडल अंडमान, कौन सा आ जाता है, मिडल अंडमान, ठीक है। मिडल के बाद हमारे पास आ जाता है साउथ अंडमान, ठीक है, ये ध्यान से समझ लो। साउथ अंडमान के नीचे आ जाता है एक लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान। उसके बाद जो है निकोबार स्टार्ट हो जाए, तो हमारे पास फिर आ जाता है कार निकोबार, और कार निकोबार के नीचे हमारे पास आ जाता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। आपका जो इंदिरा पॉइंट है ना, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो कहां पर है, ग्रेट निकोबार, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर आपको पूछेगा जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो कहां पर है, वो साउथ अंडमान में। कहां पर है, साउथ अंडमान में हमारी पोर्ट ब्लेयर है, जो कैपिटल है किसकी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा। फिर आपको पूछेगा जो बहरन आइलैंड है वो कहां पर है, वो मिडिल अंडमान के साथ में है, ठीक है। बहरन आइलैंड जो है वो मिडिल अंडमान के साथ में, ये रट लो, ठीक है। फिर आपको बोलेगा कोको चैनल कहां पर है, तो कोको चैनल नॉर्थ अंडमान के ऊपर है, ठीक है। कोको चैनल यहीं पर ऊपर कोको आइलैंड भी था, जो हमने दे दिया, ठीक है, अब पास टाइम में म्यांमार को। तो आपने बस याद रखना नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। साउथ अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान। एक और आपको क्वेश्चन पूछेगा, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट कौन करता है, जो डंकन पैसेज, क्या कौन सेपरेट करता है, डंकन पैसेज, ये याद कर लें, ठीक है। और अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा है, 10 डिग्री चैनल, जो ये क्वेश्चन था, 10 डिग्री चैनल इनके बीच में, ये आपको क्लियर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया इन चीजों के रिलेटेड, मतलब मिडिल में क्या है, फिर उसका नॉर्थ में क्या है, फिर जो है बेसिकली हमारा डंकन पैसेज किसको सेपरेट कर रहा है, 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर, तो ये अच्छे से मैंने आपको बता दिया अंडमान निकोबार के बारे में। सबसे ऊपर कोको चैनल है, देन वी हैव नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल, फिर साउथ, फिर लिटिल। मिडल और साउथ के बीच में, साउथ और लिटिल के बीच में डंकन पैसेज है। साउथ अंडमान में ही हमारी पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की, वो एग्जिस्ट करती है। फिर लिटिल और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, तो उसके नीचे हमारे ग्रेट निकोबार सबसे नीचे आ जाते हैं, जहां पर हमारा इंदिरा पॉइंट वगैरह भी है, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको 10 डिग्री चैनल के बारे में। और कौन कौन सी इंडियन ओशन में जो चैनल्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन है, देखो अब ये सब चीजें जो आपका अंडमान निकोबार है वो इस तरफ लाई करता है ना, इस तरफ लाई करता है। अब यहां पर आपका लक्षद्वीप लाई करता है, वो भी एक चेन ऑफ बेसिकली आइलैंड, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का जो बेसिकली नीचे वाला आइलैंड्स है ना, लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं, जो नीचे वाले आइलैंड्स हैं उसमें नीचे है मिनी कॉय आइलैंड, ठीक है, मिनी कॉय आइलैंड, लक्षद्वीप में नीचे है मिनी कॉय आइलैंड। इस मिनी कॉय आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करती है जो चैनल, किससे सेपरेट करती है, कंट्री मालदीव से। इस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। कौन सी चैनल है, 8 डिग्री चैनल, पेपर में पूछेगा तुम्हें।
फिर इसी तरह मिनिकॉय को कवारती से कौन सेपरेट करता है? 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करती है? मिनिकॉय को कवारती। कवारती भी किसका एक आइलैंड है? ये भी लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इंडियन ओशन में एक ग्रैंड चैनल भी है। कौन सी चैनल है? ग्रैंड चैनल। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ग्रैंड चैनल जो है इंडियन ओशन में किसको सेपरेट करती है? ये इंडोनेशिया का सुमात्रा वाला एरिया जो है ना उसको सेपरेट करती है। किसके साथ? हमारे इंडिया के निकोबार के साथ। तो अंडमान निकोबार में जो निकोबार है, ये नीचे वाला एरिया, इसको इंडोनेशिया के सुमात्रा से सेपरेट करती है ग्रैंड चैनल। ये पूछता है। उसका एक पाक स्टेट तो सबको पता है ना, पाक स्टेट यहाँ गई है, तो पाक स्टेट सेपरेट किसको करेगी? पाक स्टेट सेपरेट करेगी तमिलनाडु और श्रीलंका को। तो पाक स्टेट के बारे में तुम्हें ऑलरेडी भी नॉलेज है, ठीक है, तो ये तुम्हें क्लियर। बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने तुम्हें बता दिया। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव्स को मिनिकॉय से सेपरेट करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कवारती से सेपरेट करती है। ग्रैंड चैनल इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। जो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को सेपरेट करने वाला वी हैव 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से सेपरेट करने वाला वी हैव डंकन पैसेज। और सबसे ऊपर हमारे पास कोको चैनल है जो सबसे टॉप पे पड़ती है, ठीक है, उसके बारे में, जो कोको आइलैंड को नॉर्थ अंडमान से सेपरेट करता है। दिस इज क्लियर। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते थे इसलिए मैंने यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन हमने आज कवर करने हैं और उसके साथ काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। Which one of the following pairs of states of India indicate the eastern and western most state? तो बताओ इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हो। अब ऐसा नहीं सोचना ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन लाया मैंने, ठीक है। अब सिंपल है तो सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे आपका अगर ईस्ट में देखें तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और सबसे वेस्ट में गुजरात पड़ता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बट आपने यहां तक सीमित नहीं रहना, आपको बाकी चीजें में क्लियर होनी चाहिए। देखो, जब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह सबसे ईस्टर्न मोस्ट है इंडिया की? वो है किबिथू। ये पेपर में पूछता है। अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है वो गुजरात है, उसमें कौन सा पॉइंट है? तो वो है गुहर मोती, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ये कहां पर है? गुजरात में। अगर नॉर्दर्न मोस्ट सबसे ऊपर नॉर्थ में इंडिया में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर आपको पता है इंडिया के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, लद्दाख के ऊपर रेंज है, तो वहां पे सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कोल। और सबसे साउथ में मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया, सबसे साउथ में हमारा क्या आ जाता है? सबसे साउथ में हमारा इंदिरा पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है? इंदिरा पॉइंट। वो कहां पर है? इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार के निकोबार। निकोबार में भी कौन से? ग्रेट निकोबार। ऊपर कार निकोबार ऊपर आता है, ग्रेट निकोबार नीचे आता है। कहां पर है? ग्रेट निकोबार। अब आपको अगर पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि मेनलैंड इंडिया, ये मेनलैंड थोड़ी है, ये मेनलैंड से बाहर है ना, ये आइलैंड्स हैं। अगर मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछेगा, मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी। ये तुम सबको आता है, ठीक है, ये तुम सबको आता है, बट मुझे सबको लेके चलना, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कबीथू इन अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती इन गुजरात, नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल इन काराकोरम रेंज या लद्दाख बोल लो, और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है मेनलैंड का। ओवरऑल सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट इन द ग्रेट निकोबार रीजन। तुम्हें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुम इजीली उड़ा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स, हमें बताना है स्कॉलर्स या लिटरेचर जो थे एंशिएंट इंडिया के, उसके बारे में बताना है हमें, ठीक है। सबसे पहली बात, पन्ननी इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र जो शुंग था उसके साथ पन्ननी एसोसिएट था। अमरसीमा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। अमरसीमा जो था वो किसका कोर्ट पोइट था? हर्षवर्धन का। और कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त सेकंड। तो कालिदास किसका कोर्ट पोइट था? चंद्रगुप्त सेकंड का। देखो, चंद्रगुप्त सेकंड, अकबर, इनके टाइम में जो भी इनके ज्वेल्स थे ना, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के 9 ज्वेल्स थे, अकबर के टाइम पे थे, इनके बारे में तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन आता है, कौन किसका कोर्ट पोइट था, किसने कल्चर में, अब आ गए ना हम कल्चर में पहुंच गए हम, किसके टाइम पे कौन सी बुक्स लिखी गई, किस बुक्स का क्या रेलिवेंस है, किसकी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कालिदास ने कौन कौन सी, ऐसे पेपर में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, जो चंद्रगुप्त सेकंड था ना, पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर लेना। चंद्रगुप्त सेकंड में जो 9 इसके ज्वेल्स या 9 इसके जो मेंबर्स थे, उसमें 2 मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कालिदास, एक अमरसिम्हा, ठीक है। ये दोनों ही 9 जेम्स में आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, ठीक है। अब देखो, यहां पर तो कालिदास जो है एसोसिएट चंद्रगुप्त सेकंड, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट अमरसिम्हा जो है वो हर्षवर्धन के टाइम में कहां था? अमरसिम्हा भी चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे था, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो अमरसिम्हा जो है वो किसके साथ एसोसिएट था? अमरसिम्हा जो है वो एसोसिएट था किसके साथ? चंद्रगुप्त सेकंड। अगर आपको चंद्रगुप्त सेकंड और अकबर के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनल है उनके बारे में पता होता है तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। तो अमरसिम्हा जो है ये पोइट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अमरकोश। तो अमरकोश जो है वो किसने लिखी है? अमरसिम्हा
सीमाएं लिखी है ऑलरेडी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, दिस इज क्लियर। बस अगर आपको पहला नहीं भी पता होता, इतना भी पता होता, फिर ऑप्शंस की भी हेल्प लिया करो ना। तो आपका तीसरा करेक्ट है और दूसरा रॉन्ग है, दूसरा रॉन्ग है, ठीक है, दूसरा रॉन्ग है, दूसरा रॉन्ग है, तीसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट पन्ननी जो है बेसिकली पन्ननी ने एक बुक भी लिखी थी अष्टदाई, ये भी पूछता है पेपर में कई बार, तो देख लेते हैं। आज देखो मैंने सारी बुक्स पढ़ाई हुई है कल्चर वाले मैराथन सेशन में। तो अष्टदाई जो है वो किसने लिखी है, पन्ननी की बुक है अष्टदाई, ठीक है। देखो पन्ननी कोई भी पुष्यमित्र के साथ कोई एसोसिएट नहीं था। जो पन्ननी था वो बेसिकली मगध के नंदा डायनेस्टी के टाइम पे था। जो पुष्यमित्र है, तो फिर इन्होंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, इसका मतलब पुष्यमित्र शुंग के साथ कोई ना कोई एसोसिएट होगा। पुष्यमित्र शुंग के साथ एसोसिएट था पतंजलि। कौन था, पतंजलि। और पतंजलि ने जो बुक लिखी थी वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता, महाभाष्य। महाभाष्य इज द बुक ऑफ पतंजलि, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होगी। पन्ननी, अष्टदाई, पतंजलि, महाभाष्य और उसके बाद अमर सीमा, अमरकोश। कालिदास की तो बहुत सारी बुक्स हैं, कितनी देखोगे, अभी बताता हूँ कुछ नाम, ये सारे रटी होने चाहिए, यहाँ से पूछेगा पेपर में क्वेश्चन। तो कालिदास की कौन कौन सी बुक है सर? कालिदास की एक तो बुक है अभिजनान शकुंतलम, अभिजना शकुंतलम, ये किसकी बुक है, कालिदास की, एक नाम। दूसरा नाम आप याद रखोगे मेघदूत, क्या बुक का नाम है, मेघदूत, ठीक है। तीसरा आप नाम याद रखोगे मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ये भी किसकी बुक है, कालिदास की। चौथा आप नाम याद रखोगे रघुवंशम, ये भी किसकी बुक है, कालिदास की। कुमार संभवा, ये भी किसकी बुक है, कालिदास की। विक्रम उर्विश्यम, ये कौन सी बुक है, कालिदास की। तो 6 तो मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट, कालिदास की बहुत बुक्स हैं, ठीक है। वापस रिवाइज करवा देता हूं, एक अभिजना शकुंतलम, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवा और विक्रम उर्वश्यम, ये सब किसकी बुक्स हैं, कालिदास की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सर इतना टाइम हो गया, अभी 6 क्वेश्चन कवर हुए, डोंट वरी अबाउट द टाइम, जस्ट वरी अबाउट द थिंग्स, कि आपको ये थिंग्स कवर होनी चाहिए, ये टॉपिक्स आपके दिमाग में बैठने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में तुम्हें इन स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। बेसिकली बुद्धिज्म, जैनिज्म सबसे फेवरेट टॉपिक है, चाहे यूपीएससी का मान लो, पीएससी का मान लो, एसएससी का मान लो या जेकेएसएसबी का अब मान लो, ठीक है। तो यहाँ से कल्चर अच्छे से पढ़ के जाना। भक्ति मूवमेंट हो गया, बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, उसके बाद ये एंशिएंट बुक्स वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गई, यहाँ से क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अब सबसे पहले बोल रहा है स्थाविर वदिन्स बिलोंग्स टू महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म के अंदर स्थाविर वदिन्स जो होते हैं वो महायाना बुद्धिज्म के, देखो आपको पता है बुद्धिज्म में हिनयाना महायाना मेन सेक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें पूछ रहा है स्थाविर वदिन किसके साथ एसोसिएटेड है। दूसरा बोलता है लोकोत्तरा विधिन जो सेक्ट है वो महासंगिका की ऑफ शूट है बुद्धिज्म की, और डेफिकेशन ऑफ बुद्धा महासंगिका जो है वो महायाना बुद्धिज्म में बेसिकली मिलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताना, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बतानी है, ठीक है। करो पहले खुद करो इस क्वेश्चन को ट्राई। देखो इस क्वेश्चन में सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी रॉन्ग है। जो स्थाविर वदिन्स है वो महायाना बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बुद्धिज्म को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके पेपर में बुद्धिज्म से कुछ क्वेश्चन बने, तो आप कर लो, ठीक है। देखो बुद्धिज्म में मेन 4 सेक्ट आ जाते हैं। आपको पता है जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, उसमें जो है अलग हो गई थी हिनयाना और महायाना, ठीक है। मेन तो यही है, एक हिनयाना है, ठीक है, दूसरा महायाना है, ठीक है, महायाना। तीसरा हम बोलते हैं थेरावाडा बुद्धिज्म, ठीक है, थेरावाडा बुद्धिज्म। और चौथा वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान भी कहीं ना कहीं महायाना बुद्धिज्म के साथ ही लिंक है, वज्रयाना, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क है। हिनयाना जो बुद्धिज्म है इसको लेसर व्हीकल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, लेसर व्हीकल, ठीक है। ये माना जाता है कि जो ओरिजिनल प्रीचिंग्स है ना बुद्धा की, उस पर बिलीव करते हैं। थोड़ा ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ ये स्कूल है, ठीक है। ये बिलीव करता है इंडिविजुअल सल्वेशन, मतलब खुद आप इंडिविजुअली भगवान से कनेक्ट हो, सल्वेशन को अचीव करो, ठीक है। और इनका अल्टीमेट गोल है निर्वाणा को अचीव करना, ठीक है। इसके जो सब सेक्ट्स है ना, इसके अंदर ही हिनयाना के अंदर ही कौन सा आते हैं, स्थाविर वद, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, स्थाविर वदा, और हम बोल सकते हैं थेरावाडा, ठीक है। ये किसके अंदर है, ये किसके अंदर, ये हिनयाना के, मतलब ये ओल्डर स्कूल हैं लेसर व्हीकल के। तो यहाँ पर बोल रहा था महायाना के एसोसिएट, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत। अगर आपने थोड़ा भी बुद्धिज्म को पढ़ा होता ना तो इस क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते थे, ठीक है। इसमें बेसिकली इस हिनयाना सेक्ट को एम्परर अशोका ने इसकी जो पैटर्नाइज किया था इसको बढ़ाने में, और ये पाली लैंग्वेज में ही मैक्सिमम चलता था। इसका महायाना जो बुद्धिज्म है ना, इसको बोलते थे ग्रेटर व्हीकल, क्या बोलते थे, ग्रेटर व्हीकल। अब
जो महायाना बुद्धिज्म है इसके टाइम में पहुंचते पहुंचते बुद्धा की आइडल वर्शिप भी स्टार्ट हो गई थी। आइडल या इमेज वर्शिप जो है बुद्धा की जो है वो स्टार्ट हो गई। तो ये थोड़ा आइडल वर्शिप, और यहाँ पे बोधिसत्वास का कंसेप्ट आ गया था। ठीक है, बोधिसत्वास जो थे वो बेसिकली जो है जो खुद का लोगों का उद्धार करने का काम करते थे। तो पहले तो इंडिविजुअल साल्वेशन कंसेप्ट था, यहाँ पे बोधिसत्वास का कंसेप्ट भी शुरू हो गया। ठीक है, और इसी महायाना में बेसिकली जो है लेटर पीरियड में वज्रयाना वगैरह बन गए, जहाँ पे तांत्रिक बुद्धिज्म भी आ गया जब वो उसका शिविज्म और हिंदुइज्म और शक्तिज्म के साथ लिंक हुआ। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसका महायाना को ग्रेटर विकल कहते हैं, यहाँ पे आइडल वर्शिप था, ये चीज आपका है। थ्रेवाड़ा जो है ना इसमें ये बेसिकली स्कूल था एल्डर मॉन्क्स का, पुराने जो मॉन्क्स है उनके साथ, मतलब ये भी कहीं ना कहीं हिनयाना के साथ ही है। ये भी पाली लैंग्वेज के हिसाब से ही चलता था थोड़ा, इसको भी सक्सेसर माना जाता है हिनयाना का। तो आपको ये याद रखना है 35% बुद्धिस्ट जो वर्ल्ड में ना वो थेरावाड़ा वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इंडिया में महायाना ज्यादा फैला क्यों? क्योंकि कनिष्क ने पैटर्नाइज महायाना को बहुत ज्यादा किया। इसी तरह वज्रयाना बुद्धिज्म जो है इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तांत्रिक बुद्धिज्म। तांत्रिक बुद्धिज्म इसे कहते हैं कि इसमें हिंदुइज्म का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था, और इसके मेन डीटी जो थे ना, मेन डीटी वो तारा। वज्रयाना बुद्धिज्म की मेन डीटी जो है वो तारा है, और वो एक लेडी है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो तारा जो लेडी है वो बुद्धिज्म के साथ रिलेटेड है, उसमें भी वज्रयाना बुद्धिज्म जो तांत्रिक बुद्धिज्म है उसका रिलेटेड है। और ये जो है वज्रयाना जो है महायाना बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे बेस्ड है। अगर जैसे थेवरवदिन का पूछ सकता है वैसे इसका भी पूछ सकता है ना कि वो किसके साथ रिलेटेड है, तो वो किसके साथ रिलेटेड है? वज्रयाना जो है महायाना के साथ रिलेटेड है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। हिनयाना जो है लेसर, ठीक है, ओल्डर भी बोल सकते हो। महायाना ग्रेटर विकल जो है इसमें आइडल वर्शिप है, हिनयाना में ऐसा नहीं था। स्थाविरवदन थ्रिवाड़ा हिनयाना के अंदर ही सेक्ट्स हैं। थ्रिवाड़ा को एल्डर मॉन्क्स भी कहते हैं। ठीक है, एल्डर मॉन्क्स का ग्रुप था। वज्रयाना जो है तांत्रिक बुद्धिज्म, तारा जो है इसमें सेंट जो मानी जाती है वो एक लेडी है। ठीक है, इसके रिलेटेड एग्जाम से क्वेश्चन बन सकते हैं। बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिस्ट बुक चारू काउंसिल, जैन की चारों बुक चारू काउंसिल, जैन की जो काउंसिल्स हुई हैं, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर वल्लभी में उनकी कंपाइलेशन हुई। अब अभिधम्मा पताका, सुत्त पताका बुक्स जो हैं बुद्धिज्म वाली, वो पूछ सकता है कब इसकी कंपाइलेशन हुई। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से देख के जाना। अभी मैं सारा इस टाइम तो नहीं बता सकता, मैंने पढ़ाया भी हुआ, बट जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बोल रहा हूँ ये देख के जाना। ठीक है, जीके इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं आपको बता दूंगा, अभी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? यहाँ पर भी आपके लिटरेरी वर्क्स हैं और हमें उनके ऑथर्स बताने। देवी चंद्रगुप्तम, ये भी यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देवी चंद्रगुप्तम इन्होंने बेसिकली बताना है हमने किसने कौन सी बुक जो है वो लिखी है, करेक्ट पेयर हमें मैच करना है। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम जो है वो बिल्हाना ने लिखी है। हमीरा महाकाव्य जो है, हमीरा महाकाव्य जो है वो किसने लिखी है? ये बोल रहा है नया चंद्र सूरी ने लिखी है। उसके बाद जो है हमारी मिलिंद पन्नो, वो नाग अर्जुन लिखी है, नागसेन वाली, ये तो करेक्ट है। नीतविका मित्रा जो है सोमदेव सूरी ने लिखी है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहले खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आई होप यू हैव ट्राइड। देखो इस क्वेश्चन में जो गलत स्टेटमेंट है वो है पहली। देवी चंद्रगुप्तम बुक मैंने आपको ऑलरेडी बताई, ये विशाख दत्त की बुक है। किसकी बुक है? विशाख दत्त की। बाकी तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट थी। जो हमीरा महाकाव्य है वो नया चंद्र सूर्य ने ही लिखा। मिलिंद पन्नो जो है नागसेन का जो है संवाद है वो मिलिंद पन्नो है बेसिकली, तो वो किसी नागार्जुना ने ही लिखी है। और नीति वाक्य मित्र जो है वो सोमदेव सूर्य ने लिखी है। ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थी, और एक स्टेटमेंट जो पहली वाली जो है वो गलत थी और विशाख दत्त ने लिखी थी, ना कि क्या दिया था ऑप्शन में, बिल्हाना ने। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ से आपको एक और आइडिया मिल गया कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कौन से वाले क्वेश्चंस हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर्स वही एग्जाम में पूछता है, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में ये भी पूछ लेता है कि उस बुक में क्या स्टोरी है। तो कल्चर में ये चीज भी तुम देखोगे। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। स्तूपा का कंसेप्ट बुद्धिज्म से आया है, ये बोल रहा है। ठीक है, स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। कोई रिलिक्स होते हैं किसी के, जैसे गौतम बुद्धा के रिलिक्स या किसी के रिलिक्स, उसके ऊपर स्तूपा बनाया जाता है। स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कमोमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। पहले तो वोटिव और कमोमरेटिव होते गए। देखो वोटिव का मतलब होता है एक्ट ऑफ वर्शिप, और जिसको आप पूजोगे फॉर गेटिंग स्पिरिचुअल मेरिट, स्पिरिचुअलिटी के लिए। कमोमरेटिव होता है एक मार्क ऑफ सिग्निफिकेंस की। जैसे मान लो बुद्धिज्म की, बुद्धा की लाइफ के इवेंट्स वहां पे बताए जा रहे हैं, उनके बर्थ को बताने के लिए आप स्तूपा बना दोगे, उनके फर्स्ट सरमन को बताने के लिए, ये ठीक है। तो इनमें से जो पहली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। जो बुद्धा का स्तूपा का कंसेप्ट है वो बुद्धिज्म का ओरिजिन नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी इसका जिक्र है। ठीक है, स्तूपा का मतलब होता है हीप, पाइल, मतलब जैसे एक माउंटेन मोल्ड टाइप ऑफ, उसको बोलते हैं। इसका मेंशन इवन वैदिक टेक्स्ट में ही है, जैसे ऋग्वेदा हो गया, वहां पर भी उसका जिक्र है। किसका?
स्टूपा का, तो ये बुद्धिस्ट ओरिजिन का नहीं है। बाकी स्टूपा जनरली रिपोजिटरी रिलिक्स का होता है, हाँ रिलिक्स पाए जाते हैं, ये करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये करेक्ट है। तो इसमें से जो है कितनी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, इसमें से 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं और 1 स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं हो रही है। तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाते तो इस क्वेश्चन को कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सर इतना सिंपल क्वेश्चन, ये तो हमने वेदर ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया के मॉनसून में पूरा ही रेडी करके रखा है। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स क्या होता है, इसी को बोलते हैं ना मॉनसून क्लाइमेट। मॉनसून वर्ड मौसम से निकला, जिसको बोलते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। ठीक है, अल मसूदी अरब ज्योग्राफर जिसने स्टडी किया, और मैंने पूरा मॉनसून साउथ वेस्ट तुम्हें पूरा इंडिया का एक्सप्लेन करा, कब बारिशें होती कब। जिस पेपर में जाने से पहले वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया का कंप्लीट मैराथन सेशन देख के जाना। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। यू हैव 1 वीक, अगर आप अभी भी 6 दिन अच्छे से उन मैराथन सेशंस को देखोगे ना, तो एक तो बेस्ट तरह से रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। यूट्यूब में कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब इजली देखा। अब यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करूँ, ये चीजें तुम्हें आती हैं, मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन करा हुआ है इन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को पढ़ो एंड आंसर करो। ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून डिक्रीज, ये मैंने मॉक में भी डालता क्वेश्चन। ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून डिक्रीज फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नदर्न इंडिया। जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो मॉनसून की जो ड्यूरेशन है वो कम होती जाती है। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में ज्यादा एनुअल रेनफॉल होता है, वेस्ट में कम होता है। ठीक है, पूरे साल में मान के देखो, एवरेज इंडिया का एनुअल रेनफॉल 125 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया। तो अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओ, वेस्ट में आपका राजस्थान वाला एरिया, वहां पे क्या बारिशें होती हैं, और ईस्ट में आपका गारू खासी जैंतिया हिल्स है, जहां पे 1400 सेंटीमीटर तक बारिशें भी होती हैं। तो इसी मतलब ये ठीक ही तो बोल रहा है, ईस्ट से वेस्ट जैसे जैसे हम जाते हैं तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ये स्टेटमेंट तो, इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए ना। तो जो है, जैसे हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो हमारा रेन जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, दूसरा आपको बोल रहा है कि मॉनसून जो है उसकी ड्यूरेशन जो है सदर्न से नदर्न इंडिया में डिक्रीज होते हैं। देखो, हमारे नदर्न इंडिया में सिर्फ साउथ वेस्ट मॉनसून बारिशें करवाता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून आता है ना जब, ये वाला, यही यहाँ से जाके घूम फिर के नदर्न इंडिया में भी बारिशें करवाता है, या इधर से आके करवाएगा। बट सदर्न इंडिया में ये तो बारिशें करवाता ही है साउथ वेस्ट मॉनसून वाला। तो यहाँ से आने वाला नॉर्थ ईस्ट वापिस जब रिट्रीटिंग मॉनसून है, वो भी सदर्न इंडिया में बारिशें करवाता है। तो ज्यादा मॉनसून कहाँ रहता है, सदर्न इंडिया में ही रहता है। तो ये ठीक तो बोल रहा है कि मॉनसून की ड्यूरेशन जो है वो सदर्न इंडिया से नदर्न इंडिया में डिक्रीज होती जाती है, सदर्न इंडिया में ज्यादा टाइम तक मॉनसून रहता है। ये स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। अगर देखो ना, यही तो बात है, मैंने जो रीसेंट ट्रेंड देखा है, ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। आप थोड़ा अपने दिमाग में चीजों को समझो। ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून जो है सदर्न इंडिया से नदर्न इंडिया में डिक्रीज होती है, इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं थी। आपका जो सदर्न इंडिया है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से भी बारिशें खा रहा है और नॉर्थ ईस्टर्न रिट्रीटिंग मॉनसून से भी बारिशें खा रहा है, रिट्रीटिंग मॉनसून से भी बारिशें खा रहा है वो। तो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे बारिशें हो रही है ना। और दूसरा, ईस्ट से वेस्ट जो है रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है, ये तो तुम्हें दिमाग में बैठ ही जाते ही। ईस्टर्न एरिया में गारो खासी जैंतिया हिल्स में 1400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है, और वेस्टर्न इंडिया में अगर राजस्थान वाला एरिया में क्या बारिशें हो रही हैं। ठीक है, तो यहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडिया में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के प्रीलिम्स, देखो यार सारे क्वेश्चन वहीं से लाए मैंने, किसी ना किसी पेपर के, यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन से उन टॉपिक से रिलेटेड उठा के लाए, जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक थे। आपको भी मैंने कल भी जो आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी 1 वीक में, उसमें भी यही बोला था कि आप भी इन क्वेश्चन को देख के जाना। तुम्हें पेपर में यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के होंगे, तुम्हें जीके पोर्शन में दिखेंगे पेपर में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें बताने की कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। कामाराजर पोर्ट, उसके बारे में बोल रहे हैं। सेकंड, मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट के लिए बोल रहा है कि मुंद्रा पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेटली ऑन पोर्ट है इंडिया में। विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में बोल रहा है कि सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, ये तो यहीं पे गलत हो जाता है। विशाखापट्टनम पोर्ट इज द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, बट इट इज नॉट द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इज JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट तो मैंने आपको बताया डीपेस्ट है, यहाँ पे डॉल्फिन नोजवे जो इसको सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड करता है। बट जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, वर्धमान पोर्ट जो नया बन रहा है वो भी महाराष्ट्र में बन रहा है। मुंद्रा पोर्ट जो है सबसे बड़ा प्राइवेटली ऑन पोर्ट है इंडिया का। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट के बारे में, और ये एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है, याद कर लेना। इसको ऑपरेट करने का काम और ऑन कौन करता है, इसको अदानी वाले। ठीक है, अदानी ग्रुप। ठीक है,
और ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और कामारजर पोर्ट जो है ना, बेसिकली कामारजर पोर्ट वो फर्स्ट मेजर पोर्ट है इंडिया जो एज अ कंपनी रजिस्टर है। मैंने आपको वहां पर भी पढ़ाया था, ये कॉर्पोरेट पोर्ट है ना, कॉर्पोरेट पोर्ट है, तो ये याद कर लेना। कहाँ पर है ये? इन्नौर में। इसको इन्नौर पोर्ट भी कहते हैं, इसी को टूटीकॉर्न पोर्ट भी कहते हैं, टूटीकॉर्न इन्नौर पोर्ट भी इसी को कहते हैं। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें से आपके दो स्टेटमेंट करेक्ट थी और एक स्टेटमेंट गलत थी। तो कितने पेयर्स यहाँ पे ट्रू हैं? तो ओनली 2 पेयर्स आर ट्रू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अगर आपको पेपर में आपने वो सेशन देखा हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैंने वहां पर आपको अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यही तो होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में फ्रेम होंगे। नेक्स्ट देखो, अब ये आपने बताना है कि नेशनल हाईवेज और कौन कौन सी सिटीज कनेक्ट हैं। देखो यार, ये इतना तो याद नहीं रहता कौन से नेशनल, इंपॉर्टेंट तो तुम्हें याद रहेंगे, बट तब भी मैंने 5-6-7 पढ़ाए थे, उसमें से ही ये अगर आपका बन जाता है क्वेश्चन। पहली बात, नेशनल हाईवे 4 जो है वो किसको कनेक्ट करता है, हमें बताना है। NH4 किसको कनेक्ट करता है। देन हमारा NH6 जो है वो किसको कनेक्ट करता है। देन NH15 किसको कनेक्ट करता है, हमें बताना है। ठीक है, तो करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो इसमें जो है कोई भी स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं है, ये सारे इसमें नन आंसर है। क्यों? क्योंकि जो आपका NH4 है ना, ये इसको बोल रहा है कि ये चेन्नई और हैदराबाद में, बट NH4 जो है वो अंडमान में है। ठीक है, NH6 जो मुंबई एंड कलकत्ता की बात करता है, ये मेघालय और जो है मिजोरम वाले एरिया में। और NH15 जो अहमदाबाद और जोधपुर की बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली असम और अरुणाचल के एरिया में। ठीक है, तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग थी। बट ऐसा क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता प्रोबेबिलिटी है ज्यादा आने की, बट ये आप फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट PYQ था उसके हिसाब से आपने समझ लिया इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन जो है जेके सब्री ने डाला, तुम सबको पता है ये क्वेश्चन UPSC के प्रीलिम्स में आया है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमें बताना है कौन सी है। वेस्ट टू ईस्ट हमें लगाना है इनको, बस सिंपल क्वेश्चन था, हमें इनको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। पहले क्या आता है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। देखो आपको ना गंगा रिवर सिस्टम, सारे रिवर सिस्टम, रिवर्स इन लेक्स ऑफ इंडिया वाला मैराथन सेशन रिवर्स वाला देख लेना, मैं पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने पूरा ऐसे मैप के थ्रू समझाया था, ये आपकी गंगा जा रही है ना, तो गंगा को कौन कौन कनेक्ट, सबसे पहले गंगा में जाता है राम गंगा। कौन सी जाती है? राम गंगा। ठीक है, राम गंगा के बाद यहाँ पर आप इसको कनेक्ट करती है गोमती। कौन कनेक्ट करती है? गोमती। ठीक है, उसके बाद हमारी घाघर रिवर। ठीक है, घाघर। ठीक है, घाघर रिवर कनेक्ट करती है। देन आगे जाके गंडक कनेक्ट करती है। कौन सी कनेक्ट करती है? गंडक कनेक्ट करती है। देन इसमें कोसी पानी डालती है। कौन डालती है? कोसी। और आगे जाके महानंदा भी इसमें पानी डालती है। कौन डालती है? महानंदा। ठीक है, इसी तरह वेस्ट में यहाँ से यमुना इसमें पानी डालती है। कौन सी रिवर पानी डालती है? यमुना इसमें पानी डालती है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, यमुना पानी डालती है। फिर आगे जाके जो है केन जो है, सन रिवर इसमें पानी डालती है। और आगे जाके जो हमारी जो गंगा है वो डिवाइड हो जाती है, एक तो पद्मा चल जाती है वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, उसको बोलते हैं पद्मा, और एक हुगली रिवर जो है जहां पर दामोदर रिवर पानी डालती है। ठीक है, ये आपका गंगा रिवर सिस्टम मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो सबसे वेस्ट में बोलेगा तो रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, कोसी। आपके ऑप्शन में ये 4 दी थी, तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी अगर मैं वेस्ट से ईस्ट लगाऊंगा। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना, गंगा रिवर सिस्टम तो क्लियरली होना चाहिए। और गंगा रिवर सिस्टम में सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा जब बनती है भागीरथी और कैसे वो अलकनंदा से मिलती है, मंदाकिनी से मिलती है, उस कौन सा प्रयाग है, सारा रिवर्स ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन एक बार पेपर में जाने से पहले रिवर्स ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन तुम देख के जाओगे। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो उसको अच्छे से कवर करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, गंडी कोटा कन्यान ऑफ जो है साउदर्न इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो गंडी कोटा कैनियन जो है वो किसने क्रिएट किया? पहली बात तो कैनियन क्या होता है? कैनियन कुछ नहीं होता है, ये मान लो 2 पहाड़ियां हैं ना, 2 पहाड़ियां, उनके बीच में एक नैरो सी, बहुत ही डीप नैरो सी वैली बनी हुई है। ठीक है, 2 पहाड़ियों के बीच में, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं 2, उनके बीच में क्या है, ये पूरी वैली जो है इसको बोलते हैं कैनियन। ये कैसे बनते हैं? मान लो ज्यादातर ये रिवर की इरोजन की वजह से, लंबे समय से रिवर कहीं पर इरोज कर रही होती है, उसकी वजह से बनते हैं। जैसे आप सबने नाम सुना होगा ग्रैंड कैनियन का। ठीक है, ग्रैंड कैनियन, तो ग्रैंड कैनियन के जो सबसे बड़ा कैनियन है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो है रिवर ने क्रिएट की, कौन सी रिवर ने क्रिएट किया? कोलोराडो रिवर ने। कौन सी? कोलोराडो रिवर ने। कहां पर है? ये है यूएसए में। ठीक है, अब बेसिकली इंडिया में जो गैंडीकोटा कैनाल है ना, इसको बोलते हैं बेसिकली ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, ये इंडिया का ग्रैंड कैनियन है। ठीक है, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि बेसिकली ये कौन सी रिवर जो है इसको बनाती है, कावेरी, मंजीरा, पेन्नर या तुंगभद्रा रिवर। तो कौन सी रिवर बनाती है? पेन्नर रिवर बनाती है। कौन सी रिवर बनाती है? पेन्नर रिवर। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहां पर नहीं होनी चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो हमें बताना है ब्रह्मपुत्रा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है,
दिबांग, कामेंग, लोहित। यार तुम्हें ये ना टिप्स पे होना चाहिए। अब जैसे मैंने पढ़ाया तो मेरे दिमाग में ऐसे घूम रहे हैं नाम, क्योंकि मैंने आपको समझाया तो मुझे दिमाग में याद आ रहे हैं यार। मैंने सारे पढ़ाए थे आपको। मैंने ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज आपको पढ़ाई थी, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, ये सारे नाम पढ़ाए थे। तो दिबांग, कामेंग, लोहित भी तो उन्हीं में से, ये तीनों ही करेक्ट हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अच्छे से, गंगा रिवर सिस्टम अच्छे से, इंडस रिवर सिस्टम और अच्छे से। सदर्न रिवर सिस्टम में आपको जस्ट ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, इंडस, गंगा, और जो ऐसे तो सदर्न की भी वेस्ट ईस्ट पता होनी चाहिए, बट उधर इतना याद करना डिफिकल्ट है आपके लिए। बट नदर्न वाले ये 3 रिवर सिस्टम की वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी, ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज कौन सी कहां पर ज्वाइन करी है, किसके कौन सी किस नेशनल पार्क से क्रॉस करी है, किसकी क्या रेलिवेंस है, ये सब पढ़ाया हुआ है उस रिवर्स ऑफ इंडिया मैराथन सेशन में। ये अच्छे से देख जाना, यहां से पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र रिवर को बेसिकली यारलुंग सैंगपो कहते हैं तिब्बत में, तुम्हें पता है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? चीमा युंगडुंग ग्लेशियर, कहाँ पे? हिमालयाज में, ठीक है। और अब हमने देखा था ये तिब्बत से आती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है असम में जाके इसको जो है बेसिकली ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, ठीक है। उससे पहले ये दिहांग नाम से ही आती है, फिर इसका जो है ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। फिर असम के बाद आगे जब जाती है ये वापिस जब बांग्लादेश में एंटर करते हैं, इसका नाम जमुना पड़ जाता है, ठीक है। फिर ये पद्मा के साथ मिल जाती है आगे जाके, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है पद्मा के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो यही चीजें आपको फिर मेघना बन जाती है। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। ये भी वापस रिवर्स का क्वेश्चन है, हमें रिवर्स बताना है कि कौन सी रिवर जो है इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी? गोदावरी की। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हमें बतानी है कौन कौन सी हैं। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले वंशाधारा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, पन्नेर रिवर है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बेसिकली ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो बेसिकली इसमें जो 2 रिवर्स है ना, एक तो इंद्रावती और प्राणहिता, ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, बाकी जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर था। मैं यहाँ पर इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा इलेबोरेटली, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, तुम बोलोगे कि मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, बट ये बेसिकली मैप्स के थ्रू पढ़े जाते हैं अच्छे से। और मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया में मैप्स के थ्रू रिवर्स आपको दिमाग में फिट करवाए हुए हैं, तो आप वहां पर जाके इसको अच्छे से क्लियर कर लोगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं छोड़ सकते। अब ये आपका वेटलैंड्स और लेक्स हैं, और उनके रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सी लोकेशन है, पेयर कौन से करेक्टली मैच है, मतलब कौन सा लेक जो है, कौन सा वेटलैंड जो है वो कौन से एरिया में पड़ता है, हमें बताना है, ठीक है। जैसे होकेरा वेटलैंड है, वो पंजाब में पड़ता है भाई। होकेरा होकेरा पंजाब में कहाँ हो गया? होकेरा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। देन रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, दिस इज करेक्ट। रुद्र सागर लेक इज इन त्रिपुरा, दिस इज करेक्ट। सस्टामकोटा लेक तमिलनाडु में कब से हो गया? केरला में। सस्टामकोटा को क्वीन ऑफ लेक्स कहते हैं, केरला में पाया जाता है, ठीक है। तो 2 पेयर यहाँ पर करेक्ट थे और 2 हमारे रॉन्ग थे। तो लेक्स की लोकेशन, ठीक है, लेक्स ऑफ इंडिया का भी मैराथन सेशन अवेलेबल है। लेक्स ऑफ इंडिया में आपने पढ़ना है लेक्स की लोकेशन, आर्टिफिशियल कौन से, नेचुरल लेक्स कौन से, उसके करेक्टरिस्टिक, डीपेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ब्रैकिश वाटर, फिर उसके बाद जो है फ्रेश वाटर, ये सब फैक्ट्स आपको पता होने, ताकि अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट बनाए कि मान लो आपका वुलर लेक है, उसके आगे लिखा हुआ है कि ये सबसे बड़ा जो है ब्रैकिश वाटर लेक है, तो ये गलत है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। फिर डीपेस्ट लेक के आगे अगर आपका शस्टामकोटा लिखा गया तो गलत है, डीपेस्ट लेक के आगे मानसबल होना चाहिए। तो ऐसे अगर स्टेटमेंट बनाए तो आपको सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे हाइट पे कौन सा, ये सारे लेक्स के फीचर जो है आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लो मिटराइट लेक कौन सा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो मिटराइट के हिट करने से बना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रेटर लेक जिसे कहते हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। एक इकोनॉमी में टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन इन अ ईयर, तो कितने बच्चे 1000 लोगों पे जन्म लेते हैं उसको बोलते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन, एक पॉपुलेशन में एक कपल जो है कितने बच्चों को जन्म देता है। द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, उसको बोलते हैं टोटल, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज, तो कितने एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो है एक वुमेन जो है वो जनरेट कर रही है अपनी चाइल्ड बेयरिंग एज, जो जिसमें वो जन्म दे सकते हैं, 15 से 49 साल जो हम मान के चलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि टोटल फर्टिलिटी रेट में बेसिकली एक होता है हमारे पास, अगर किसी कंट्री का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, इसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट लेवल। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है इस लेवल पे पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइज हो जा रही है, मतलब जितने बर्थ हो रहे हैं उतने डेथ, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब जो आज की जनरेशन और पीछे वाली जनरेशन को रिप्लेस कर पा रही है, तो ये 2.1 होता है। तो टोटल अभी इंडिया का जो है इससे थोड़ा सा नीचे चला गया, 2 के अराउंड है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है
रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है 2.1 होता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अभी 2.1 पे था पिछले दिनों पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो यार, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या क्या स्टेज है, इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बर्थ भी ज्यादा होते हैं, डेथ भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, यही हुआ होगा। फिर हमने सबसे पहले डेथ को कंट्रोल कर लिया, जैसे हमारे पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज इंप्रूव होगी, हॉस्पिटल्स आ गए, सबसे पहले हमने डेथ को इंप्रूव किया, मरने नहीं देंगे, ठीक है। फिर वो कंट्रोल करना शुरू किया। फिर हमें लगा कि यार जगह जन्म में ज्यादा हो जाएंगे तो रिसोर्सेज भी कम है, फिर हमने बर्थ को कंट्रोल करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो हुआ होगा, सबसे पहले हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट हुआ होगा। सबसे पहले तो यही स्टेज हुई होगी, तो सबसे पहले नंबर पे यही स्टेज हुई होगी। दूसरे नंबर पे क्या हुआ होगा, बर्थ रेट फिर भी हाई रहा होगा, बट अब डेथ रेट जो है वो कम हो गए होंगे, तो दूसरे नंबर पे ये स्टेज हुई होगी। और तीसरे नंबर पे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट हुआ होगा, तो तीसरे नंबर पे ये स्टेज। इसका मतलब सीक्वेंस क्या बन जाएगी हमारे पास, 2 पहले ये आएगा, फिर ये आएगा 3 और फिर क्या आएगा 1। तो 2 3 1 ये हमारी सीक्वेंस जो है बननी चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा, और जितने भी आपके 20 में से मार्क्स बने जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में बताना, अपनी प्रिपरेशन आपको पता चलेगी। और आई होप आपने क्वेश्चन खुद भी ट्राई किए होंगे। जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आपको सेशन पसंद आया होगा, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और रोज रात को अब आपके सेशंस आएंगे इसी तरह से, टेस्ट कम रिवीजन सेशन, ठीक है। और कल मैं कोशिश करूंगा क्वांट का आपका ले लूं, ठीक है। क्वांट का एक पार्ट में हो गया, ठीक है, नहीं तो क्वांट का 2 पार्ट में ले लेंगे। बट कल आपका क्वांट का सेशन आई विल ट्राई, बट मैं आपको मॉर्निंग में इंटीमेट करूंगा किसका होगा, आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। बाकी जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट के बच्चे देख रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। आपने सिंपल गूगल में जाना है, गूगल में awakeningclasses.in लिखोगे तो आप जाके गूगल में जाके awakeningclasses.in लिखोगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। एज एन ऐप भी वहीं से इंस्टॉल करते आप टेस्ट में जो है रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हो। किसके, जूनियर असिस्टेंट को, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अभी टेस्ट अवेलेबल है वहां पर, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कब क्लास हो मैं वहीं पर शेयर करता हूं। अगर सेशन पसंद आए, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कल मिलते हैं। कल हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसको पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं आज, जिन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए, आप उन पे जोर लगाएं, अच्छे से पढ़ें। बाकी कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट जो यूट्यूब में अवेलेबल है वो बेस्ट है इस टाइम प्रिपेयर करने के लिए, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।